हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शासन के दूसरे महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका के विषय में। जैसे पहले भी हमने बताया था कि जो राज्य होता है वो अमूर्त होता है और उसको मूर्त रूप देने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है, शासन के द्वारा किया जाता है। और इस शासन के 3 अंग होते हैं। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। इससे पहले के वीडियो में हमने व्यवस्थापिका के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम कार्यपालिका के विषय में चर्चा करेंगे। कार्यपालिका जो है शासन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बहुत से महत्वपूर्ण कार्य जो है कार्यपालिका के द्वारा संपादित किए जाते हैं। कार्यपालिका की जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, वो जितनी अधिक बताई जाती है उससे वो कहीं अधिक है। जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो कार्यपालिका के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। यहाँ तक कि व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून पास किया जाता है, जो बजट पास किया जाता है, उस कानून और उस बजट को प्रस्तावित करने का कार्य और उसकी रूपरेखा बनाने का कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। न्याय विभाग की व्यवस्था का अंतिम उत्तरदायित्व भी कार्यपालिका का ही होता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में शक्तियों के विभाजन के बाद जो शेष शक्तियां बचती हैं वो सारी कार्यपालिका के पास होती हैं। अगर हम व्यवहार में बात करें तो ज़्यादा करके सरकार शब्द का प्रयोग ही कार्यपालिका के लिए किया जाता है। मतलब जिस सरकार की हम बात करते हैं उस सरकार शब्द का प्रयोग होते ही कार्यपालिका कार्यपालिका जो है का रूप सामने आ जाता है। और ये जो अंग है वो सभी अंगों से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया जो कानून है, कार्यपालिका उसको कार्य रूप में परिणित करती है और इसके आधार पर पूरे प्रशासन का संचालन करती है। राष्ट्रपति से लेकर एक साधारण पुलिसमैन तक प्रशासन से जुड़ा हर कर्मचारी कार्यपालिका का ही अंग होता है। इसीलिए जो है कार्यपालिका को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी होती है स्थायी लोक सेवाएं। तो राजनीतिक कार्यपालिका में ज़्यादा करके जो है मंत्रिपरिषद और उसका प्रमुख जो होता है वो आते हैं। और जो स्थायी लोक सेवाएं हैं उसमें हर विभाग से जुड़े अधिकारी कर्मचारी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक राज्य में राष्ट्रपति से लेकर अर्थात कार्यपालिका के सबसे प्रमुख पद से लेकर एक सामान्य कर्मचारी तक, प्रत्येक विभाग का एक सामान्य कर्मचारी तक कार्यपालिका का एक अंग होता है। तो कार्यपालिका के व्यापक अर्थ को अगर हम देखें तो उसमें ये सारे लोग शामिल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कार्यपालिका के प्रकार के विषय में। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? विश्व के अलग अलग देशों में कार्यपालिका के अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं। तो इसको मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका का मतलब होता है जहां पर संविधान के द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति जिसे सौंपी गई है, लेकिन वो जो है अपनी उस शक्ति का प्रयोग स्वयं से नहीं कर सकता। अर्थात संविधान के द्वारा कि अगर किसी पद को कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति सौंप दी गई है, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग वो अपने विवेक से नहीं कर सकता, प्रशासन उसके नाम पर चलता है, लेकिन वास्तव में उस प्रशासन का प्रयोग किसी अन्य के द्वारा किया जाता है, तो वो जो है नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। मतलब ये है कि प्रशासन तो उसके नाम से चल रहा है, सारी शक्तियाँ भी उसी को दी गई हैं, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग वो स्वयं अपने विवेक से नहीं कर सकता। जैसे कि नाम मात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत इंग्लैंड का सम्राट और भारत का राष्ट्रपति दोनों ही नाम मात्र की कार्यपालिका के उदाहरण हैं। संविधान के द्वारा कार्यपालिका की समस्त शक्तियां इन्हें सौंपी तो गई हैं, लेकिन उसमें ये कह दिया गया है कि वो अपने विवेक से इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, बल्कि उनको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और वो उस मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। दूसरा है इसी में वास्तविक कार्यपालिका। ज़्यादा करके ये जो नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका होती है वो संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाई जाती है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत
नाम मात्र की कार्यपालिका को जो शक्ति प्रदान की जाती है, उस शक्ति का प्रयोग जिन पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है वो वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो भारत और ब्रिटेन दोनों जगह जो है मंत्री परिषद जो है वास्तविक कार्यपालिका होती है। इस मंत्री परिषद का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है। तो कुल मिलाकर जो है वास्तविक कार्यपालिका जो है मंत्री परिषद और उसका प्रमुख प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो है नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती। वहाँ पर राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है, उसको ही संविधान के द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है और वास्तविक रूप में भी शक्ति का वही उपभोग करता है। दूसरा है एकल और बहुल कार्यपालिका। संगठन की दृष्टि से कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एकल और बहुल। एकल जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ पर कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है, अर्थात अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसी एक व्यक्ति को दिया गया होता है, वो एकल कार्यपालिका कहलाती है। जैसे भारत और इंग्लैंड में एकल कार्यपालिका है। हालांकि यहाँ पर कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो है वो मंत्रिमंडल के हाथ में होती है, लेकिन मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से एक इकाई के रूप में कार्य करता है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री उस मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही बाकी के मंत्रीगण कार्य करते हैं। इसलिए संसदात्मक शासन प्रणाली में एकल कार्यपालिका देखने को मिलती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में भी जैसे अमेरिका में एकल कार्यपालिका देखने को मिलती है। अंतिम शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास ही होती है। दूसरा इसी में है बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका का मतलब ये होता है कि जहाँ पर कार्यपालिका की शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर व्यक्तियों के एक समूह में निहित होती है, उसे जो है बहुल कार्यपालिका कहते हैं। तो प्राचीन काल में एथेंस और स्पार्टा में इस प्रकार की व्यवस्था थी और वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड में और सोवियत रूस में इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका की शक्ति 7 सदस्यीय एक टीम में निवास करती है, जिसको संघीय परिषद कहा जाता है। 7 सदस्यों की शक्ति बराबर होती है, उसमें से कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता और इसी परिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हीं को वरिष्ठता के क्रम के आधार पर 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना जाता है, जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। इसीलिए वहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 साल का होता है, लेकिन इनके पास कोई विशेष अधिकार नहीं होता। ये केवल जो परिषद की बैठक होती है उसका वो सभापतित्व करते हैं, अध्यक्षता मात्र करते हैं। बाकी शक्ति और स्थिति जो है अन्य सदस्यों के समान ही होती है। तो ये बहुल कार्यपालिका हो गया। इसके अलावा संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंध पर आधारित होती है, जहाँ पर व्यवस्थापिका के सदस्यों में से ही कार्यपालिका के सदस्य चुने जाते हैं और कार्यपालिका जो है वो सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, वो संसदात्मक कार्यपालिका है। और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, जहाँ पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों की शक्तियाँ बिल्कुल अलग होती हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पृथक होते हैं, वो जो है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका होती है। एक दूसरे के कार्य में वो कोई हस्तक्षेप नहीं करते और कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्राध्यक्ष या जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है उसमें निहित होती है। तो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जो कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों पर आधारित है। चौथा है इसमें पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका, जहाँ पर कार्यपालिका प्रमुख जो है वो वंशानुगत आधार पर जिसका निर्वाचन जो है वंशानुगत आधार पर होता है। कहने का मतलब जैसे राजा कहीं का प्रधान है, राज्य का प्रधान है, उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र, उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र, अर्थात उत्तराधिकार के आधार पर गद्दी पर आसीन होता है, उसको पैतृक कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे कि इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जापान, नेपाल, अफगानिस्तान ऐसी जगह में पैतृक कार्यपालिकाएं हैं। और जहां पर राज्य का अध्यक्ष जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, उसे निर्वाचित कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे कि भारत, फ्रांस, इटली, अमेरिका आदि देशों में निर्वाचित कार्यपालिका है, मतलब सीधे सीधे जहां पर जनता द्वारा निर्वाचित है कार्यपालिका प्रमुख, वो निर्वाचित कार्यपालिका। और जहाँ पर कार्यपालिका प्रधान का पद जो है वो पैतृक है, अर्थात पिता की मृत्यु के बाद या फिर जो कार्यपालिका प्रमुख है उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र, उसका उत्तराधिकारी, वो
गद्दी में आ रहे हैं तो वो पैतृक कार्यपालिका है। अब हम बात कर लेते हैं कार्यपालिका के प्रमुख को चुनने की विधियां कौन कौन सी हैं। मुख्य कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, प्रधान होता है, उसको चुनने के लिए मुख्यतः 4 पद्धतियां अपनाई गई हैं। पहला वंशानुगत पद्धति, जैसे हमने अभी चर्चा की, जहाँ पर क्या हुआ, जो कार्यपालिका प्रमुख है उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र, उसके उत्तराधिकारी को जो है गद्दी प्रदान कर दी जाती है, वो वंशानुगत पद्धति है। यहाँ पर ज़्यादा करके जो है नाम मात्र की कार्यपालिका की नियुक्ति के लिए इस विधि को अपनाया जाता है, जैसे ब्रिटेन है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है। दूसरा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। कुछ राज्यों में कार्यपालिका के प्रमुख का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ये पद्धति जो है वंशानुगत पद्धति के ठीक विपरीत है और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बिल्कुल अनुकूल है। अर्थात जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो कार्यपालिका प्रमुख है उसका चुनाव किया जाना। ये पद्धति जो है मैक्सिको, ब्राजील, पेरू आदि राज्यों में पाई जाती है, जहाँ पर राष्ट्रपति को सर्वसाधारण जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। मतलब जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति पद के लिए मतदान करने जाती है। दूसरा है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन में जो है जनता एक निर्वाचक मंडल का निर्वाचन करती है। जनता सीधे जो है राष्ट्र प्रमुख या सीधे कार्यपालिका प्रमुख का निर्वाचन नहीं करती, वो एक निर्वाचक मंडल का निर्वाचन करती है और फिर वो निर्वाचक मंडल जो है कार्यपालिका प्रमुख का चयन करते हैं। जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति है। हालांकि व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पर राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो धीरे धीरे प्रत्यक्ष चुनाव का रूप धारण कर चुका है। चौथा है व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। यहाँ पर कार्यपालिका को जो है व्यवस्थापिका के द्वारा चुना जाता है। मतलब व्यवस्थापिका के सदस्य जो है कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव करते हैं। सोवियत संघ और स्विट्जरलैंड में इस प्रकार की पद्धति पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कार्यपालिका के कुछ सामान्य कार्यों की। अर्थात विश्व में जितनी भी कार्यपालिकाएं हैं उनके द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं जो कॉमन है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि कार्यपालिका के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो सबसे पहला और प्रमुख कार्य है प्रशासन संबंधी कार्य। हर राज्य में जो है प्रशासन संबंधी कार्य अर्थात समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना कार्यपालिका का ही कार्य होता है। इसके अलावा व्यापार, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करना, नियंत्रण स्थापित करना, ये सारा काम जो है कार्यपालिका का ही होता है। इसके अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक नियुक्तियां करना, अधिकारियों की पदोन्नति, पदच्युति आदि सारे कार्य जो है कार्यपालिका के माध्यम से संपादित किए जाते हैं। दूसरा है वैदेशिक संबंधों का संचालन। किसी भी देश के दूसरे देशों के साथ वैदेशिक संबंधों का संचालन भी कार्यपालिका के माध्यम से ही होता है, कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। कार्यपालिका जो है विदेशों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करती है। विभिन्न देशों के साथ जो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों का जो है संबंध स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना, ये सारे काम जो है कार्यपालिका के ही होते हैं। सैनिक कार्य। हर राज्य के कार्यपालिका प्रमुख जो होते हैं वो तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति होते हैं। अर्थात युद्ध और शांति दोनों ही स्थिति में या दोनों ही मामलों में कार्यपालिका ही प्रमुख होती है। कार्यपालिका ही जो है आवश्यकता अनुसार युद्ध और शांति की घोषणा करती है और युद्ध और शांति के लिए कार्यपालिका प्रमुख ही उत्तरदायी माना जाता है। विधि निर्माण संबंधी कार्य। वैसे तो विधि निर्माण का कार्य जो है व्यवस्थापिका का होता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो विधि निर्माण के कार्य में भी कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे लगभग सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में जो है कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है उसको व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाने, उसको स्थगित करने का अधिकार होता है। और संसदात्मक शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विधि निर्माण में कार्यपालिका की बहुत बड़ी भूमिका होती है,
क्योंकि विधेयक कार्यपालिका जो है के सदस्य ही तैयार करते हैं। उसके बाद चूँकि उनका वहाँ पर बहुमत होता है व्यवस्थापिका में, इसलिए वो अपनी इच्छा अनुसार कानून पारित भी करवा लेते हैं। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में भी विधि निर्माण के कार्य को जो है कार्यपालिका के द्वारा प्रभावित किया जाता है। इसके अलावा वित्तीय कार्य, हालांकि बजट जो है स्वीकृत करने का कार्य व्यवस्थापिका का होता है, लेकिन इस बजट को तैयार करने का काम कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। कार्यपालिका का जो वित्त विभाग होता है वो ही ये तय करता है कि आय के कौन कौन से साधन होंगे, प्राप्त आय का किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा, और उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करके फिर व्यवस्थापिका में रखता है, जहाँ से उसको पास किया जाता है। इसके अलावा न्याय संबंधी कार्य, प्रायः हर देश के जो कार्यपालिका प्रमुख होते हैं उनको कुछ न कुछ न्यायिक शक्ति प्राप्त होती है। हर देश के कार्यपालिका प्रमुख को क्षमादान का अधिकार प्राप्त होता है, अर्थात न्यायालय द्वारा दंडित किसी व्यक्ति को दया करके उसके दंड को वो या तो कम कर सकती है या क्षमा कर सकती है। इस प्रकार की शक्ति जो है लगभग विश्व के सभी देशों के कार्यपालिका प्रमुख को प्राप्त है। इसके अलावा भी जो है कुछ अन्य कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं, जैसे उपाधियां वितरित करना, विशिष्ट सेवा प्रदान करने वाले लोगों को पेंशन देना या अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना, और जितने भी जन कल्याणकारी कार्य करना है वो सारे कार्य जो है कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। और इन जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसके चलते कार्यपालिका के कार्य में धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है और कार्यपालिका का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो कार्यपालिका का कार्य और महत्व दोनों ही काफ़ी बढ़ चुका है। व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हो चुकी है, और इसको जो है सफल बनाए रखने के लिए जो है कुछ गुण होना आवश्यक है इसमें कार्यपालिका में, अर्थात उसको कर्तव्य परायण होना चाहिए, कार्यकुशल होना चाहिए, शीघ्र और निष्पक्ष निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए, और साथ ही साथ कार्यपालिका के कार्यों में गोपनीयता की भी आवश्यकता होती है। और चूंकि इसकी शक्ति में लगातार वृद्धि होती जा रही है तो इसकी वृद्धि के भी कुछ कारण हैं, जैसे कि हमने बताया कि अब जो है जन कल्याणकारी राज्य या लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है ज़्यादा पॉपुलर है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा की वजह से कार्यपालिका की शक्तियों में काफ़ी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से प्रदत्त व्यवस्थापन अर्थात व्यवस्थापिका द्वारा जो अपने व्यवस्थापिका के द्वारा जो अपनी कार्य वृद्धि के कारण कानून निर्माण के कुछ अधिकार जो है कार्यपालिका को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, उसकी वजह से भी कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों के निर्माण और विदेशियों के साथ व्यापार संबंध की स्थापना, इन सब कारणों से जो है कार्यपालिका की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसके अलावा जो है नेतृत्व जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर राज्य को जो है अपनी राजनीतिक व्यवस्था को सही तरीके से संचालित करने के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है, और ये नेतृत्व जो है कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख के द्वारा किया जाता है। और विश्व में जो है फिर उस नेतृत्व की ही एक जो है छवि बनती है। कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्र का पूरा पूरा जिम्मा उस नेतृत्व के हाथों में आ जाता है, और ये नेतृत्व जो है कार्यपालिका प्रमुख का होता है। इसीलिए जो है कार्यपालिका का महत्व और उसकी शक्तियाँ जो है वर्तमान समय में काफ़ी बढ़ चुकी हैं। धन्यवाद।